नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम एमए फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर थर्ड, जिसका नाम है लैंग्वेज लर्निंग एंड थिंकिंग, उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है वाणी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पीच परसेप्शन। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स के रूप में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं, इसलिए आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये थोड़ा सा क्या है भाषा विज्ञान का संप्रत्यय है, इसलिए थोड़ा सा आपको समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर वीडियो में लास्ट तक आप बने रहते हैं तो मेरा ये वादा है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। तो देखिए, वाणी प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या होता है कि आदमी जो बोलता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए राम और श्याम दो लोग हैं, राम बोल रहा है तो श्याम राम की बातों को किस प्रकार प्रत्यक्षीकरण कर रहा है, किस प्रकार समझ रहा है, किस प्रकार अर्थ निकाल रहा है, उसका भी नियम भाषा विज्ञान में होता है। ठीक है, इसी के बारे में हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। देखिए, वाणी प्रत्यक्षीकरण भाषा के ध्वनियों पर बल देता है। ठीक है, वाणी प्रत्यक्षीकरण भाषा के ध्वनियों पर बल देता है। आप किस चीज़ का प्रत्यक्षीकरण करते हैं? आदमी जो बोलता है वो क्या बोलता है? भाषा ही बोलता है ना। जैसे हिंदी बोलने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? हिंदी भाषा। अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति क्या बोलेगा? अंग्रेजी भाषा। तो उस भाषा में वो क्या बोलता है? भाषा से जब व्यक्ति कोई बोलता है तो ध्वनि निकलता है, और ध्वनि क्या है, हमारे कानों में आता है, तो उससे हम क्या है हम चीज़ों का अर्थ निकालते हैं, सोचते हैं और समझते हैं। तो वही कह रहा है, जब हम मौखिक भाषा को समझने का प्रयास करते हैं, मौखिक भाषा मतलब बोली गई भाषा, ठीक है, तो उस समय हम वाणी के ध्वनियों का विश्लेषण करते हैं। सही बात है। जब हम किसी मौखिक भाषा को सुनते हैं या समझने का प्रयास करते हैं तो जो व्यक्ति सामने बोलने वाला होता है उसकी जो ध्वनि है या जो भाषा है उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाणी प्रत्यक्षीकरण में श्रोता मतलब सुनने वाला। ठीक है, श्रोता मतलब क्या होता है? सुनने वाला। श्रोता की श्रवण प्रणाली यानी कि जो उसका सुनने की क्षमता है वो ध्वनि प्रकंपनों का अनुवाद ध्वनि की श्रृंखलाओं के रूप में करता है। एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए, वाणी प्रत्यक्षीकरण में श्रोता यानी कि सुनने वाला, उसकी एक श्रवण प्रणाली होती है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जब बोल रहा है, ठीक है, तो उससे जो भी उसके ध्वनि निकलते हैं वो कहाँ जाता है? कान में जाता है। कान के माध्यम से वो कहाँ जाता है? मस्तिष्क में जाता है, और मस्तिष्क में जो पहले से सूचनाएं रहती हैं उनके आधार पर क्या है हमें जो व्यक्ति बोल रहा है उसका अर्थ समझ में आता है। तो वही कह रहा है श्रवण प्रणाली ध्वनि प्रकंपन। जब व्यक्ति बोलता है तो क्या होता है? ध्वनि प्रकंपन होता है, यानी कि जो ध्वनि आती है हमारे कानों में, जब कोई चीज़ सुनते हैं तो कैसे आता है? एक ध्वनि प्रकंपन, ध्वनि लहरों के माध्यम से आती है हमारे कानों में, के रूप में अनुवाद ध्वनि की श्रृंखलाओं के रूप में करता है। ध्वनि की जो श्रृंखला है उसके रूप में करता है, जिसे श्रोता वाणी के रूप में प्रत्यक्षीकरण करता है, जिसे श्रोता वाणी के रूप में प्रत्यक्षीकरण करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि राम और श्याम दो लोग हैं, राम श्याम से बात कर रहा है। ठीक है, राम कह रहा है कि हम दोनों को आज जो है बाजार जाना है। ठीक है, हम दोनों को आज बाजार जाना है। श्रोता क्या है? श्याम। राम क्या है? वक्ता। वो बोल रहा है तो राम मान लीजिए श्याम से जो बोला, तो ये जो श्याम को सुनाई दे रहा है राम का आवाज़, वो कैसे होता है? ध्वनि प्रकंपन हवाओं के माध्यम से कान में प्रवेश करते हैं, और फिर जो श्याम है उसका अनुवाद कैसे करता है? दिमाग में जो पहले से ध्वनि मौजूद है, ध्वनि श्रृंखला मौजूद है, उसी के रूप में करता है। जैसे कोई भी भाषा है उसको आप सीखते हैं, समझते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, तो कैसे निकालता है? जैसे हिंदी भाषा आप बोलने वाले हैं तो हिंदी भाषा की एकदम मौलिक इकाई क्या होती है? उसके क्या होते हैं? अक्षर होते हैं, उसके स्वर होते हैं, उन्हीं से क्या है शब्द का वाक्य का निर्माण होता है, और उन्हीं के आधार पर हम बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी नए भाषा को सीखता है तो पहले उसके एकदम मौलिक बिंदु को सीखता है, उसके शब्द और अक्षर को सीखता है, फिर क्या है दो अक्षरों दो शब्दों को जोड़कर वो भाषा का निर्माण होता है। ठीक, जब हम ध्वनि श्रृंखलाओं को सुनते हैं तो ए और ई
जैसे स्वरों के लिए स्वर यंत्र खुले रहते हैं, कुछ व्यंजनों के लिए बंद हो जाते हैं। ये कह रहा है कि जब हम ध्वनि श्रृंखला सुनते हैं तो जो ए और ई हमारे स्वर हैं उसके लिए क्या होते हैं, हमारे जो स्वर यंत्र होते हैं वो खुले होते हैं और व्यंजन वाले बंद हो जाते हैं, परंतु तुरंत ही बी और के जैसी ध्वनियों के लिए पुनः खुल जाते हैं। इसी प्रकार यफ और आर के प्राप्त करने पर उत्पन्न ध्वनियों से स्वर यंत्र दूसरे प्रकार की विकृतियों को निष्पादित करते हैं। वाणी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में 4 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है। अब ये क्या है, आप इसको समझिए। ये कह रहा है कि भाषा विज्ञान में एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है कि ए और जिसे कोई भाषा हम बोल रहे हैं उसी के बीच में स्वर अक्षर आ रहे हैं, तो स्वर अक्षर जल्दी व्यक्ति उसको सुनता है, जल्दी उसको समझता है, अपेक्षाकृत क्या है व्यंजन अक्षरों के, ठीक है, वही कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वर अक्षर जो ही व्यक्ति सुनता समझता है, वो क्या है कुछ समय बाद व्यंजन अक्षरों, लेकिन स्वर अक्षर जैसे एक वाक्य हम बना दिए, ठीक है, राम बाजार जाता है, तो इसमें जो स्वर अक्षर है उसको व्यक्ति जल्दी कैप्चर करता है, उसके बाद क्या है व्यंजन अक्षरों को कैप्चर करता है, वही यहाँ पे कह रहा है। अब ये कह रहा है कि वाणी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में 4 महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिससे हम समझ सकते हैं कोई व्यक्ति कैसे वाणी प्रत्यक्षीकरण करता है। पहला है समानांतर संचरण, जिसको पैरेलल ट्रांसमिशन कहते हैं। अब समान अंतरण संचरण, संचरण मतलब संचारित होना, ठीक है। जब हम वाक्य में अक्षरों को पढ़ते हैं तो एक अक्षर दूसरे अक्षर का उसी प्रकार अनुसरण करता है जिस प्रकार स्वनिम किसी माला के एक दूसरे का अनुसरण करते हैं, ठीक है। इसका कह रहा है कि जब हम किसी अक्षर को पढ़ते हैं तो एक अक्षर, जैसे हम ये कर लीजिए, मान लीजिए क्या है ये बीन, ठीक, बीन, तो कह रहा है एक अक्षर दूसरे अक्षर का उसी प्रकार अनुसरण करते हैं जिस प्रकार स्वनिम किसी माला के दूसरे का अनुसरण करते हैं। जैसे कि कोई माला जो होता है जिससे क्या है कोई मंत्र जाप किया जाता है, तो ये माला क्या है एक क्रम में एक दूसरे का फॉलोअप करते हैं, ठीक उसी प्रकार से। अच्छा, जैसे हम कह दिए एक शब्द ले लिए बीन, ठीक है, तो बीन में कैसे समानांतर संचरण हो रहा है, बीन कर रहे हैं तो बीन जो बी है उसका प्रभाव पूरे अक्षर पे पड़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आई है, आई का प्रभाव भी पूरे अक्षरों पे समान रूप से हो रहा है, फिर यन का भी प्रभाव पूरे अक्षरों पे समान रूप से हो रहा है, वही बात ये कह रहा है। परंतु ध्वनिग्राम के संदर्भ में यह बात सत्य नहीं है। अब ध्वनिग्राम क्या है, ध्वनिग्राम भाषा की एक मूल ध्वनि अथवा ध्वनि परक इकाई है, ठीक है। किसी भी भाषा की एक मुख्य इकाई क्या होती है, ध्वनिग्राम होती है। अंग्रेजी भाषा में 36 प्रकार की ध्वनि इकाइयाँ या ध्वनिग्राम है, जैसे A to Z करके, ठीक है। तथा हिंदी भाषा में 46 क्या है मूल ध्वनियाँ पाई जाती है। इन्हीं से क्या है शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से अक्षरों का निर्माण, अक्षरों से वाक्यों का निर्माण होता है। ध्वनि में परिवर्तन होने पर अर्थ बदल जाता है, जैसे मरहम और मलहम एक समय में ध्वनिग्राम को संचारित करने के स्थान पर एक समय में अनेकों ध्वनियों को संचारित किया जाता है। किसी भी अक्षर में अगर उससे बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें चेंजर आता है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे देखिए मरहम है और मलहम है, ये दोनों क्या है अलग अलग प्रोनाउंसिएशन का है, तो मरहम और मलहम क्या है अलग अलग प्रोनाउंसिएशन का है, तो इसका ध्वनि में परिवर्तन हुआ है तो इसका क्या है अर्थ भी बदल गया है। तो यही समानांतर संचरण मतलब होता है कि अक्षरों में समान रूप से संचरित होने की जो प्रवृत्ति होती है उसे समानांतर संचरण कहा जाता है। दूसरा है संदर्भ एवं प्रत्यक्षीकरण। संदर्भ एवं प्रत्यक्षीकरण मतलब जब व्यक्ति किसी भी चीज़ का प्रत्यक्षीकरण करता है तो उसमें संदर्भों का भी उपयोग करता है। कैसे, देखिए व्यक्ति क्या होता है एक सक्रिय एक्टिव श्रोता होता है, क्योंकि वे वाणी ध्वनियों को निष्क्रियता से नहीं सुनते। अगर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहा है तो क्या है वो अपने कान को बंद करके नहीं रखता, बल्कि वो क्या है जो वाणी ध्वनि होता है उसको बहुत ही सक्रिय रूप से सुनता है। वरन वे संदर्भों का प्रयोग संकेतों के रूप में कर लेते हैं ताकि वे ध्वनियों तथा शब्दों को पहचान सकें। वे खोई हुई ध्वनियों की पूर्ति के लिए संदर्भ को संकेत रूप में प्रयोग करते हैं। कहने का ये तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति हैं आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, और जो पहला व्यक्ति है वो बात कर रहा है, बात करते करते बीच बीच में कोई शब्द क्या है छोड़ दे रहा है, तो जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या है अगर उससे रिलेटेड उसके माइंड में पहले से
विचार या भावनाएं हैं तो वो क्या है उस चीज़ों को जोड़ देता है। जैसे मान लीजिए एक शिक्षक जो है क्लास में पढ़ा रहा है, ठीक है, तो शिक्षक जो भी विषय पढ़ा रहा है उस विषय से संबंधित मान लीजिए कोई चीज़ बीच में वो मिस कर देता है, छोड़ देता है, तो बच्चों को अगर उससे संबंधित पूर्व जानकारी होगी, उस संदर्भ में जानकारी होगी, तो उसको क्या है वो सही करके लिखेंगे या सही करके समझेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है राम के पिता का नाम, फिर मान लीजिए हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चों से कहें कि राम के पिता का नाम रथ है, ठीक है, तो बच्चे क्या है, बच्चों के माइंड में पहले से ये संदर्भ बना हुआ है, तो वो इस शब्दों को पूरा करके क्या कहेंगे, राम के पिता का नाम दशरथ है। तो इसी को क्या कहते हैं, संदर्भ एवं प्रत्यक्षीकरण। तो व्यक्ति वाणी को समझने के लिए संदर्भों का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला है वाणी प्रत्यक्षीकरण के दृष्टिपरक सहायक संकेत। स्मिथ और उनके सहयोगियों 1987 का मत है कि वाणी प्रत्यक्षीकरण में दृष्टिपरक देखने योग्य संकेतों की सहायता मिलती है। वक्ता के ओर तथा चेहरे से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वाणी संकेत में प्रत्यक्षीकृत अस्पष्टताओं के समाधान में सहायता करती है। जब व्यक्ति आमने सामने बात करता है तो उसका वार्तालाप स्पष्ट होता है। देखिए इसमें क्या है कि जब भी क्या होता है कि व्यक्ति वाणी प्रत्यक्षीकरण करता है, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर सामने बात कर रहा है तो क्या होता है वो ज़्यादा स्पष्ट रूप से एक दूसरे को बातें को समझ पाते हैं इसके अपेक्षा कि अगर कोई व्यक्ति टेलीफोन से बात कर रहा है, क्योंकि मान लीजिए जो आपके फिजिकल गेस्चर हैं वो भी आपके शब्दों को क्या है भली बाती से अवगत करवाते हैं या समझाते हैं, ठीक है। जो आपकी फिजिकल एक्सप्रेशन है, जैसे आप जो है एकदम रूडली हो जाइए तो इससे पता चल जाता है कि आप गुस्से रूप में हैं, ठीक है। मतलब हर एक शब्द पे ओठों का और चेहरे का एक्सप्रेशन भी ये बता देता है कि आप बोलना क्या चाहते हैं, आप समझाना क्या चाहते हैं। तो ये भी काफ़ी हद तक, जैसे कि कृष्ण जी और राधा जी के एक प्रसंग में एक दोहा कहा गया था कि मतलब दोनों लोग क्या है बैठे हुए हैं, एक सभा में बात नहीं हो रही है, लेकिन केवल फिजिकल गेस्चर के माध्यम से वो ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो दोहा इस प्रकार है, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लज्जात भरे भवन में करत हूँ नैनों से बात, ठीक है। तो ये फिजिकल गेस्चर भी क्या होता है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सहायता करता है वाणी को समझने में। अगला क्या है, शब्द सीमाएं। जब हम अपरिचित भाषा में दो लोगों के वार्तालाप को सुनते हैं तो हम शब्दों के निरंतर प्रभाव सुनते हैं। सही बात है। मान लीजिए ऐसी भाषा जिसको आप नहीं जानते हैं तो आप उसको सुनते हैं तो क्या सुनते हैं, अब उसके बस शब्दों के प्रवाह को सुनते जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी आता है, क्रिकेट मैच में जब कमेंट्री इंग्लिश में आता है तो बस आप इंग्लिश के शब्दों को एक लगातार एक लय में सुनते जाते हैं, परंतु जिस भाषा में को हम जानते हैं उसे पृथक करने में क्या हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। जिस भाषा को आप जानते हैं उसे अलग कर समझने में हमें कोई परेशानी नहीं होती है। और साथ ही साथ शब्दों में कहाँ शब्द अक्षरों में कहाँ विराम लगाया जाए और कहाँ की वो शब्द की सीमाएं हो, ये बात भी बहुत हद तक हमको समझने में मदद करती है वाणी प्रत्यक्षीकरण में। जैसे कि कई शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे विराम का होता है, फुल स्टॉप होता है, तो वो भी हमको समझा देता है कि किस प्रकार से वाणी को प्रत्यक्षीकरण, यानी कि एक लय होता है, बोलने का लय भी बता देता है कि किस प्रकार हमें वाणी का प्रत्यक्षीकरण करना है। तो आज की क्लास में हमने डिटेल रूप में जाना कि वाणी प्रत्यक्षीकरण क्या है, ठीक है, और वाणी प्रत्यक्षीकरण करने का भाषा विज्ञान क्या है, इसके बारे में हमने एकदम आसान शब्दों में समझा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।